चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेनेसिस फैमिली। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने 10th के बाद 11th में एडमिशन लिया है और आपने जेनेसिस ज्वाइन किया है, ठीक है। तो माई सेल्फ विवेक कौशिक, बायोलॉजी टीचर इन जेनेसिस क्लासेस, मैं आपको इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी लाइव क्लासेस के थ्रू, नेट के थ्रू ही अपनी जूलॉजी का जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है हम लोग यहाँ 11th लेवल पर आकर के दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज बोटनी एंड अनदर इज जूलॉजी, ठीक है ना। तो बोटनी बच्चों आपकी क्लास लगी होगी, डीएनजी सर ने आपकी क्लासेस ली हैं बोटनी की, तो मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमने यूनिट 5th स्टार्ट की हुई है, जो लास्ट यूनिट है 11th की, यूनिट नंबर 5th, जो क्या है, जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लियर बच्चों। ये जो यूनिट है बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि एनिमल्स के अंदर किस किस तरह का सिस्टम लगा हुआ है, एनिमल्स की बॉडी किस तरह से सरवाइव करती है, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, टिश्यू है, वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हम अपने बारे में जानें। और जूलॉजी, देखिए वर्ड देखिए जूलॉजी, जो बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो एंड लॉजी। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्या हुआ? बायोलॉजी जो है स्टडी है लिविंग बीइंग्स की, ठीक है। कि धरती के ऊपर जितने भी जीव रहते हैं उनकी स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, फिर हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जूलॉजी ZOOLOGY, और इधर से बोटनी, ठीक है ना। अब बेसिकली वैसे तो हमारे पास और बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जूलॉजी कैसा सर, क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें हम बोलते हैं, लॉजी का मतलब होता है कहीं भी आ जाए, दैट इज द स्टडी। क्या होता है? स्टडी। देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है बच्चों। जू कहीं भी आ जाए, दैट आर एनिमल्स, वो कौन है? सारे एनिमल हैं। जहां भी जिस वर्ड के सामने जू आ जाए, दैट इज एनिमल। बोटनी के कुछ टॉपिक्स के अंदर जू वर्ड यूज होता है, तो क्या सर वो प्लांट या प्लांट का वो पार्ट जिसके आगे जू वर्ड लगा होगा, जैसे जू स्पोर्स, ठीक है ना, एल्गी में प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या वो एनिमल बन जाएगा? नहीं। देखिए प्लांट में और एनिमल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों, वो एक है क्या, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन मोटाइल, मूवेबल। मोटाइल माने मूवेबल, चलने फिरने वाले, ठीक है ना। प्लांट जो हैं वो चलने फिरने वाले नहीं होते बेसिकली, और एनिमल जो हैं वो क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसीलिए जू वर्ड कहीं भी आ जाए, वो एनिमल्स के लिए और एनिमल की मोटिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो यानी कि जूलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ा जाता है। और बोटनी की अगर हम बात करें, तो बोटनी में पढ़ा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर हो गया बच्चों? हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर क्या बायोलॉजी के अंदर एनिमल और प्लांट ही होते हैं और कोई नहीं होता? नहीं बच्चों, और भी हमारे बहुत से, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे 5 किंगडम हैं।
मोनेरा जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोट आते हैं लेकिन यूनिसेलुलर, ठीक है ना, जो केवल एक सेल से बने हुए हैं। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, सेकंड थर्ड वन इज फंगी, फोर्थ वन इज प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमिलिया, इनके एनिमल। तो इन सबके अंदर लिविंग बीइंग्स रहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के। ये हम अपने क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि बायोलॉजी का मतलब हुआ इन सब की स्टडी। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में केवल ये दो नहीं आते, अदर हमारे कंपोनेंट भी हैं, वो भी यहां पर कंसीडर होते हैं। लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की वो दो हैं, जूलॉजी और बॉटनी। मेजर क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है इनके अंदर है, और सबसे ज्यादा की बात अगर हम करें तो इंपैक्ट जो है वो भी यहां ज्यादा है। क्यों? इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर, आप बच्चों मेरे से क्या पढ़ने वाले हैं? मेरे से पढ़ेंगे बायोलॉजी का जूलॉजी पोर्शन, ठीक है ना। और जूलॉजी पोर्शन में मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी यूनिट फिफ्थ यूनिट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको दो तीन वर्ड बताना चाहूंगा, ठीक है ना। सर वो वर्ड्स क्या हैं? नंबर वन, पहला वर्ड है बच्चों, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, पहला वर्ड क्या है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा वर्ड है बच्चों एनोटमी, ठीक है। तीसरा वर्ड है बच्चों फिजियोलॉजी। मेरे साथ साथ लिखेंगे आप ये चीजें, मैं भी इनकी डेफिनेशन बोलूंगा, पहले आपको समझाऊंगा, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बायोलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी पार्ट को, उसके किसी ऑर्गन को या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम इन तीन चीजों में से कोई एक चीज पढ़ रहे होते हैं। कैसे सर? देखिए, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। लिखिए साथ साथ इसके सामने, मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देखें कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब बात यह है कि देखिए, मॉर्फोलॉजी में मैं कह सकता हूं मैं बाहर से देखने में कैसा हूं। हम किसी भी जीव को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम उसे बाहर से देख रहे हो कि वो कैसा, हाथी कैसा है, कुत्ता कैसा है, ह्यूमंस कैसे हैं, है ना। तो हर कोई अलग अलग है ना, क्लियर। तो दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉर्फोलॉजी क्या हुई? एक्सटर्नल स्टडी। क्या हुई? एक्सटर्नल स्टडी, ठीक है बच्चों। अब जो एक्सटर्नल स्टडी है उसमें क्या क्या आता है? एक्सटर्नल स्टडी के अंदर साइज, शेप एंड कलर, बेसिकली ये चीजें आती हैं। साइज कितना है, शेप, उसकी शेप कैसी है, आप आदमी को, ह्यूमन को देख के बता देंगे ना कि ह्यूमन कैसा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने उनको शेप याद कर ली। आप बता सकते हैं कि सर ये डॉग है, ये कैट है। क्यों? क्योंकि आपने उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर याद कर लिया, पहचान लिया। तो दैट इज द मॉर्फोलॉजी, है ना। और कलर, ठीक है, दैट इज कलर। ये हम बेसिकली पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है बच्चों। दूसरा वर्ड है एनोटमी। एनोटमी को बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों।
तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन कहां कहां पर लगा हुआ है, कहां कहां पर लगा हुआ। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी आईज यहां पर है, नोज यहां पर है, इंटरनल हार्ट यहां पे है, लीवर यहां पर है, किडनीज यहां पर है ना, स्टमक यहां पर है, डायफ्राम ये रहा यहां पर, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, किडनी इसके अंदर होती है। तो यानी कि हम ये पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर लगा हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं बच्चों एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर? समझ आया? ठीक है। फिर बारी आती है फिजियोलॉजी की, ठीक है ना। फिजियोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अब सर ये तो वही बात हो गई ऊपर वाली, क्योंकि आपने यहां भी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कहा था, अब आपने कह दिया स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल। क्या डिफरेंस हुआ बच्चों? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमने यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है ना। आपने एनाटॉमी में केवल ये पढ़ा कि कौन सा बॉडी पार्ट कहां लगा हुआ है, लेकिन आप फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि वो जो बॉडी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर है उसकी वर्किंग कैसी है, वो काम कैसे करता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। डिफरेंस हुआ ना। देखिए, अगर मैं कहूं कि जो हमारा हार्ट है मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये उसकी एनाटॉमी हुई, हमारी बॉडी की हार्ट कहां प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है और ब्लड को पंप करता है, तो वो क्या हुई? फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हुई। समझ आया आपको डिफरेंस? यानी कि हम एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कहां पर है, कौन सा पार्ट कहां लगा हुआ है, लेकिन हम फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि वो ऑर्गन, हमारी बॉडी का वो पार्ट काम कैसे करता है। डिफरेंस हुआ ना बच्चों? ठीक है। तो बायोलॉजी में हम इन तीन चीजों के सिवा कुछ नहीं पढ़ते, ये तीन चीजें ही होती हैं। सपोज करो कि आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो उसमें आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो ना कि हमारा खाना कैसे हजम होता है। दूसरा चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग, आप सांस कैसे लेते हो, यानी कि लंग्स कैसे काम करते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये फिजियोलॉजी हुई ना आपकी। समझ आया आपको? इसीलिए हमारी यूनिट का नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? ये मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन दी, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो आपका थोड़ा सा पैटर्न जो है, स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा। कैसे सर? क्या करना होगा अलग से? एक तो आप अलग अलग पार्ट्स को कोरिलेट करना सीखेंगे। यहां पर कुछ नए वर्ड्स जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे साथ साथ, ठीक है। और तीसरा, आपको बच्चों नोट्स बनाने होंगे साथ साथ, ठीक है ना। नोट्स हर बच्चा बनाएगा, जो भी आपको जिस भी क्लास में पढ़ाया जाए, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपको सबके नोट्स बनाने हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, आपने एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करना है। हम यहां पर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कराएंगे और बहुत सी एडिशनल चीजें भी आपको कराएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि 90% जो आपका नीट का एग्जाम है वो एनसीईआरटी की लाइन से आएगा। 10% क्वेश्चन जो है वो हल्का फुल्का डीप से आते हैं, उनके लिए हम आपको यहाँ पर सारे के सारे नोट्स बनवाएंगे। एनसीईआरटी की आपको बच्चों एक भी लाइन नहीं छोड़नी। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने कंसर्न टीचर से उसी टाइम कॉल करके, व्हाट्सएप से, कैसे मर्जी अपने उनका सॉल्यूशन आप लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी मेरी कॉमन इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर,
जिसका नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारे चैप्टर का ये नाम है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है। लेकिन बच्चों हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पीछे का मतलब सर दीवार के बाहर? नहीं भाई, दीवार के बाहर नहीं, टॉपिक में थोड़ा सा पीछे जाएंगे। कैसे सर? क्योंकि डाइजेशन का मतलब है कि हमारा खाना डाइजेस्ट यानी कि कैसे पचता है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ब्लड उसे एब्जॉर्ब कैसे करता है। चैप्टर का नाम तो ये है, लेकिन हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे यहां पर। पूरा प्रोसेस क्या है? हमारा है न्यूट्रिशन। क्या है पूरा प्रोसेस? न्यूट्रिशन। क्या होता है सर न्यूट्रिशन में? अभी हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों। सर न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी न्यूट्रिशन प्रोसेस का एक स्टेप है। ठीक है ना? तो हम एक स्टेप नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में हम आपको सारे स्टेप्स बताएंगे, फिर हम वो सारे स्टेप्स देखने के बाद आ जाएंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए तो हेडिंग बनाइए न्यूट्रिशन। क्या हेडिंग बनाएंगे? न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा क्या कि हमारी बॉडी को, हमारी मींस मैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। उनको बोलते हैं रिएक्शंस, जो हमारे अंदर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। हार्ट आपका बीट करता रहेगा, आप सांस लेते रहेंगे, किडनी जो है यूरिन को फिल्टर करती रही, यूरिया को फिल्टर करती रहेंगी, ब्रेन सोचता रहेगा, लीवर अपना काम करता रहेगा। तो इन सबको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? एटीपी। कौन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? ये लीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं एनर्जी। कौन है? एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पता है ना बच्चों आपको? चलिए, तो ये कहां से आएगी? देखिए, कहीं भी इस धरती के ऊपर एनर्जी जो है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। एनर्जी हमेशा बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और उस बाउंडेड फॉर्म का नाम है न्यूट्रिएंट्स। क्या नाम है? न्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट कहीं फ्री नहीं पड़े होते, यानी कि वो भी किसी ना किसी चीज के अंदर बंद होते हैं, बिल्कुल। और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जिसमें ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं उसका नाम है फूड। क्लियर हो गया? यानी कि फूड जो है, यानी कि फूड जो है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, मटेरियल है। फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है ना? फूड जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, इस फूड की क्या करनी पड़ती है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, इस फूड को तोड़ना पड़ता है। ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ब्रेकडाउन करनी पड़ती है किसके साथ? एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है ना? आगे बताएंगे वो जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलिटिक होते हैं, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? वाटर की प्रेजेंस में, सॉरी, एंजाइम की प्रेजेंस में इस फूड की ब्रेकडाउन होती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? न्यूट्रिएंट्स के अंदर। न्यूट्रिएंट्स के अंदर। क्लियर? ठीक है, जब ये न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है तो फिर ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के द्वारा और पूरी बॉडी में बांट दिए जाते हैं। फिर क्या होता है? इन न्यूट्रिएंट्स की फिर से ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, और इनमें से क्या क्या निकाली जाती है? ब्रेकडाउन। और क्या बना ली जाती है? एनर्जी। एनर्जी। क्लियर हो गया?
तो अगर मैं इन्हीं स्टेप्स को एक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दूं तो मेरी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which organic food, complex organic food material is break down with the help of enzymes and converts into nutrient. These nutrient also break down to release the energy. Clear हो गया? This process is called as nutrition. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? यानी कि एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी को लेने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल फूड को ब्रेक डाउन तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और फिर उन न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट किया जाता है, क्या तोड़ा जाता है, क्या करने के लिए? एनर्जी को रिलीज करने के लिए। क्लियर हो गया? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ आया? आपको बच्चों ये बनाना है, पूरी डेफिनेशन अपने आप लिखनी है। मैंने बोल दी है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, आप इसमें से भी दोबारा इसे देख करके लिख सकते हैं, लेकिन नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की टाइप की, तो ये कितनी तरह का है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन टोटल बच्चों 3 तरह का है। कौन सी है वो टाइप? नंबर 1, पहली टाइप, दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दैट इज ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक और होलोफिटिक। क्लियर है? ठीक है, HOLO, होलोफिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड टाइप जो हमारी है, दैट इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेकंड टाइप जो है बच्चों हमारी, सेकंड, दैट इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? और थर्ड जो हमारी टाइप है, दैट इज, तीसरी टाइप जो हमारी है, दैट इज अ सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पर इतना फोकस नहीं करेंगे इन पे, हम इन्हें फटाफट से कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप इन्हें डिटेल में देखना चाहते हैं और साथ में लिखना चाहते हैं, मैं भी कराऊंगा आपको ये साथ के साथ, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल का नाम है बायो वाले कौशिक सर। ठीक है, और मैं इसकी वीडियो के लिए सेंड करता रहूंगा, आप वो भी देखेंगे। 20-20 मिनट के आसपास की वो वीडियोस हैं, आप वो वीडियोस भी देखेंगे ताकि आपको पूरे आप लिख सको इन्हें। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या करेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, पहली जो टाइप है हमारी, दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर? यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द ऑर्गेनिजम्स ऑन बॉडी। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफ्स। मैं लिखूंगा यहां पे ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स।
ऑटोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रोफ का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग, जो अपने आप खुद को नरिश करते हैं, ठीक है ना, सेल्फ नरिशिंग, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपने आप को खुद को नरिश करते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल लेकर के उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक के अंदर। आप कंप्लीट लिखेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ये किसका रोल प्ले करते हैं? प्रोड्यूसर्स का। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं इन्हें? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कितनी तरह के होते हैं। बच्चों, जो ऑटोट्रोफ्स हैं या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, वो दो तरह का है। कितनी टाइप का? टू टाइप्स। चलिए मैं यहां लिखता हूं, टू टाइप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक होते हैं बच्चों फोटो ऑटोट्रोफ्स, फोटो ऑटोट्रोफ्स या फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, क्लियर। दूसरा होता है बच्चों कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? कीमो, CHEMO, कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहीं भी फोटो का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कुछ वर्ड आपको अब याद रखने हैं, तो पहला वर्ड क्या आ गया आपके लिए? फोटो। फोटो माने सनलाइट। बच्चों फोटो ऑटोट्रोफ वो होते हैं, आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं। फोटो ऑटोट्रोफ वो होते हैं या फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट और सोलर एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो अपना खाना बनाने में सनलाइट को यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। यानी कि पहला पॉइंट क्या आ गया? यूज सनलाइट, सन एनर्जी, क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को कैसे यूज करेंगे? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है, यूटिलाइज करता है उसको, ठीक है ना, क्लोरोफिल। उसके बाद अब क्लोरोफिल है तो ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रीन कलर के हो गए। ये जो रिएक्शन शो करते हैं अपना खाना बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा है ना बच्चों आपने छोटी क्लासेस के अंदर। कैसा? फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन है जिसमें ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को रिसीव करके अपना खाना बनाते हैं। समझ आया ना आपको कि ये क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल को स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी, ठीक है। चलिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स
सर्टेन प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा है ना, तो उसमें सर्टेन प्रोटिस्ट कौन कौन से हैं, यूग्लिना एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, EUGLENA, यूग्लिना एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी टाइप है बच्चों कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए यहां पे फोटो वर्ड नहीं आया, यहां पे क्या वर्ड आया, कीमो, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना तो खुद बनाते हैं लेकिन सनलाइट को यूटिलाइज नहीं करते, सनलाइट को यूज नहीं करते, तो क्या करते हैं सर, वो केमिकल्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, केमिकल्स की हेल्प से। कैसे, लिखो, सम बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड अ टेक्निक, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसी टेक्निक होती है टू कैप्चर एनर्जी। अब इन्होंने तो सन से कैप्चर की थी, वो कहां से करेंगे, टू कैप्चर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स और ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड विद इट्स हेल्प। समझ आया, यानी कि वो ऑक्सीडेशन करते हैं केमिकल्स का, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको कैप्चर करके और फूड को बनाने का काम करते हैं, वो सनलाइट को यूज नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। ये क्या परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म कीमोसिंथेसिस, जैसे यहां पे फोटोसिंथेसिस था ना, दे परफॉर्म कीमोसिंथेसिस। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था बच्चों, एम आई ऑडिबल टू यू, आप लोगों ने यस सर बोला था। चलिए कोई बात नहीं है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे से इनका सबका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है कितनी तरह का है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बच्चों 3 तरह का है, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप होती हैं इसकी। नंबर वन दैट इज होलोट्रोफिक न्यूट्रिशन, होलोट्रोफिक, होलोट्रोफिक और इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, INGESTIVE, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड जो टाइप है बच्चों हमारी, सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या है, सेकंड टाइप है हमारी दैट इज सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक, SAPROTROPHIC, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसे हम सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव, ABSORPTIVE, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, क्लियर। और थर्ड हमारी टाइप है दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, PARASITIC, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक एक करके आपको इनके बारे में बताते हैं, मैं बोलूंगा बच्चों आपको मेरे साथ साथ अपने आप लिखना है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टाइप है दैट इज होलोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वो हमारे न्यूट्रिशन की, होलोजोइक न्यूट्रिशन की, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की फर्स्ट टाइप है, जो हम भी शो करते हैं। देखिए अब अगर ये फूड है, फॉर एग्जाम्पल ये फूड है, तो हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट फूड को एंगल्फ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस कंप्लीट फूड को एंगल्फ करते हैं और ये फूड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर हमारी बॉडी इस फूड के ऊपर एंजाइम सिक्रीट करती है, एंजाइम्स डालती है, और इसकी ब्रेकडाउन बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है,
मेजर और हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से पास आउट यानी कि बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। क्लियर हो गया? अब इसी को अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इस टाइप ऑफ डाइजेशन को हम होलोट्रोफिक और इंजेस्टिव न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ आया? चलिए मैं डेफिनेशन बोलता हूं। इन दिस टाइप ऑफ और इन द होलोट्रोफिक और इंजेस्टिव न्यूट्रिशन we engulf the complete food in our body. ठीक है, after this our body release or mix digestive enzymes with the food inside our body. हमारी बॉडी के अंदर ही एंजाइम मिक्स होंगे। these enzyme breaks the food particle and convert it into the nutrients, और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देगा। These nutrients are absorbed by blood and waste material is eliminate out from our body, और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर होलोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें दैट इज द सेप्रोट्रोफिक। ये हमसे बिल्कुल उल्टा है, ये बिल्कुल उल्टा है। जो डीकंपोजिंग बैक्टीरिया, कुछ फंगी जो हैं वो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करती हैं। तो ये कैसे करती हैं? देखिए, अगर ये फूड है, हमारे में कंप्लीट फूड को एंगल्फ कर लिया था, लेकिन अब हम इस फूड को खाएंगे नहीं। क्या करेंगे? अपनी बॉडी से एंजाइम बाहर निकालेंगे इस फूड के ऊपर। अगर मैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन हूं तो, ठीक है ना, क्या होगा इसके अंदर? मैं अपना एंजाइम जो है वो बाहर निकालूंगा और इस फूड की ब्रेकडाउन मेरी बॉडी के बाहर होगी। ठीक है, फूड की जो ब्रेकडाउन है वो मेरी बॉडी के बाहर होगी, फिर न्यूट्रिएंट्स में टूट जाएगा ये फूड, और मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को सक कर लूंगा बस। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल यहीं पर पड़ा रहेगा बाहरी। समझ आया आपको? यानी कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन whole food doesn't engulf in our body, but digestive enzyme secrete outside of our body. डाइजेस्टिव एंजाइम को हमारी बॉडी के बाहर सिक्रीट किया जाएगा एंड मिक्स विद द फूड। दीज एंजाइम ब्रेक्स द फूड पार्टिकल आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के बाहर वो फूड टूटेगा एंड आफ्टर दिस ओनली न्यूट्रिएंट्स आर सक्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सेप्रोट्रोफ्स। इसीलिए केवल इन्होंने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब किया, सक किया, इसीलिए इसे एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। समझ आया? और एक और बात बच्चों, इनके अंदर ना वेस्ट मटेरियल बहुत कम बनता है। क्यों कम बनता है? क्योंकि इन्होंने केवल न्यूट्रिएंट्स को सक किया था। ठीक है ना, इन्होंने वेस्ट मटेरियल को लिया ही नहीं था, तो इनके अंदर ज्यादा मटेरियल वेस्ट बनेगा कहां से? ठीक है ना, क्लियर हो गया? इन्हें होलोट्रोफ्स या होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इन्हें सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। डीकंपोजिंग बैक्टीरिया और फंगी, कुछ फंगी इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बच्चों कौन सा होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड लेता है। ठीक है ना, पैरासिटिज्म और पैरासिटिक जो है प्रोसेस को पैरासिटिज्म बोलते हैं। वो बच्चों एक इंटरेक्शन है दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना, पैरासिटिज्म जो होती है वो केवल फूड के लिए होती है, नरिशमेंट के लिए होती है, वो कभी भी शेल्टर के लिए नहीं होती। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जो पैरासिटिज्म है सर वो शेल्टर के लिए होती है, कभी नहीं होती शेल्टर के लिए। वो हमेशा किसके लिए होती है? केवल नरिशमेंट के लिए होती है। ठीक है, और एक और बात याद रखना, इसमें जो दो मेंबर इकट्ठे रहते हैं वो दो अलग अलग स्पीशीज के होते हैं। एक को हमेशा फायदा होता है क्योंकि वो नरिशमेंट ले रहा होता है, और एक को हमेशा नुकसान होता है क्योंकि फूड उसकी बॉडी से जाता है। ठीक है ना, जो फायदा जिसको हो रहा होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, और वो हमेशा छोटे साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है। और जिससे वो फूड जा रहा होता है या जिसको नुकसान हो रहा होता है उसको बोलते हैं होस्ट, और वो हमेशा बड़े साइज का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ। पैरासिटिज्म लिखो, इट इज एन एंटागोनिस्टिक
एंटागोनिस्टिक, ANTAGOUNISTIC, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा उसमें से आप रिपीट कर सकते हैं। इट इज एन एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक, INTERSPECIFIC, interspecific interaction in which member of two different species, in which members of two different species live together. One always gets benefited and other always get harmed. एक को हमेशा फायदा होता है और दूसरे को हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है ना। जो बेनिफिट लेता है, द बेनिफिटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासाइट एंड इट इज ऑलवेज ऑफ स्मॉल साइज. द हार्म्ड ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज कॉल्ड एज होस्ट एंड इट इज ऑलवेज ऑफ लार्ज साइज. समझ आया, क्लियर हो गया. अब सर एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट. क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट. देखो, एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ, तो एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए वो, ठीक है ना. चलिए, इंटरस्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज होती हैं. देखिए, काऊ के ऊपर टिक्स एंड माइट्स, हमारे सिर में लाइसिस, तो हम ह्यूमन हुए, लाइसिस अलग स्पीशीज हुई ना. ठीक उसी तरह काऊ अलग हुई, टिक्स एंड माइट्स अलग हुए, तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होती है, ठीक है. फिर उसके बाद पैरासाइट दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो अपनी होस्ट बॉडी पे कहां रहते हैं, लोकेशन के बिहाफ पे. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड अवर द होस्ट बॉडी, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एंडोपैरासाइट. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी से बाहर रहते हैं, उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. जैसे लाइसिस ऑन अवर हेड, लीच, ब्लड सकिंग लीच, ये दोनों कौन है? बाहर, एक्टोपैरासाइट हैं, ठीक है. और एंडोपैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मोडियम जो हमें मलेरिया करता है, एंडोपैरासाइट है हमारी बॉडी का. टेनिया सोलियम, वो भी क्या है? हमारी बॉडी का, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर रहता है. तो इसीलिए हमारी का मतलब ऑर्गेनिज्म से है यहाँ पे, ठीक है. तो ये सब कौन हुए? एंडोपैरासाइट. समझ आया बच्चों? तो ये थी हमारी तीनों टाइप किसकी? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप, दैट इज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. कौन सा? थर्ड टाइप, लास्ट टाइप हमारे न्यूट्रिशन की, आज के लेक्चर की, आज के हमारी इस क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, थर्ड टाइप. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, पैरासिटिज्म में भी क्या था? दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर रहते थे, एक को फायदा होता था, एक को नुकसान होता था. ठीक उसी तरह हमारा जो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर भी दो मेंबर जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं. दो मेंबर जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, ठीक है ना. तो हम क्या बताएंगे? इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, and in this two member of different species live together and gets benefited from each other. दोनों से एक दूसरे को क्या होगा? बेनिफिट होगा दोनों से, ठीक है. क्लियर हो गया बच्चों? कैसे? फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स, ठीक है ना. लाइकन से पहले अब दो मेंबर हैं, टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज lives together, ठीक है. और दोनों को क्या होगा? both are benefited. दोनों के दोनों को क्या होगा? बेनिफिट होगा, ठीक है. क्लियर? चलिए, इनको क्या बोलते हैं? जो मेंबर ये इकट्ठे रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर, उन्हें कहा जाता है सिम्बायोन्ट्स. सिम्बायोन्ट्स, ठीक है. द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच अदर इज कॉल्ड एज, और द मेंबर ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोन्ट्स. क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम इसका एक एग्जांपल डाल देते हैं यहां पे. फॉर एग्जांपल लाइकन्स. क्या है? लाइकन्स, ठीक है. लाइकन्स जो होते हैं बच्चों,
वैसे माइकोराइजल रूट, कोरलोइड रूट, बहुत से इसके एग्जांपल है, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जांपल कवर करेंगे। लाइकन्स में दो मेंबर इकट्ठे रहते हैं, कौन? एक एल्गा और एक फंगी, ठीक है ना। एल्गा और फंगी दोनों इकट्ठे रहते हैं, इन दोनों की एसोसिएशन को लाइकन बोलते हैं, ठीक है ना। अब एल्गी की रूट्स नहीं होती और फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो फंगी क्या करती है? फंगी धरती में से, सोयल में से मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके उस मटेरियल को किसे दे देती है? एल्गी को दे देती है। किसे दे देती है? एल्गी को दे देती है। अब एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, एल्गी क्या करती है? उस मटेरियल से क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करेगी? फूड की सिंथेसिस करेगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड बन गया, ठीक है ना। तो फंगी की वजह से एल्गी को फायदा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका फूड बन गया, अब ये इसको फायदा कैसे पहुंचाएगी? ये अपने फूड में से कुछ पार्ट किसको दे देती है? फंगस को दे देती है, जिससे कि फंगस का भी फायदा हो जाता है, जिससे कि फंगस का भी फायदा हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि फंगस को किस फॉर्म में फूड देती है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है, समझ आ गया। इसीलिए अब हमारे यहां पर दो वर्ड यूज हो गए, एक हो गया फाइकोबायोन्ट, एक बन गया माइकोबायोन्ट। तो एल्गी जो है वो क्या होती है? फाइको, PHYCOBIONTS, फाइकोबायोन्ट्स, इस एसोसिएशन के अंदर, ठीक है ना। और माइकोबायोन्ट यानी कि फंगस, माइकोबायोन्ट, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा किसके बारे में? किसके बारे में? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में। और यहां हमारी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू करेंगे। ये केवल आपके लिए इंट्रोडक्शन थी, क्योंकि इसके बिना हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कल हमारा लेक्चर है, तो कल उस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां आप इसके नोट्स क्लियर करके लाएंगे, नोट्स पूरे बना करके लाएंगे, ठीक है। और अब अगर आप अपने डाउट्स, जो अगर आपको कुछ पूछना है चैप्टर के रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।